वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एट वन शॉट यूजी क्लासेस। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ डिटेलिंग। और इस क्लास में हम सभी यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। एंड गाइज, मेरा जो यहाँ पे एक टारगेट है कि मुझे इस मंथ में 1K सब्सक्राइबर करने हैं, आई हेल्प करोगे कंप्लीट करवाने में। सो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम है ओवरव्यू ऑफ डिटेलिंग का, क्योंकि इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं यूनिट वाइज हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन का मतलब ये ना समझे कि एक क्वेश्चन है तो एक कंसेप्ट है, नहीं, एक क्वेश्चन है तो उसमें 5 से 6 कंसेप्ट हैं आपके, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप पिन कमेंट को चेक कर लें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप इनका जो PDF है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैंने टारगेट सेट किया है इस मंथ में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, एंड आई होप कि आप मेरी इसमें हेल्प करोगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, एंड वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। सभी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के साथ, इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग। इसमें हम समझेंगे डिफाइन रिटेलिंग, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ रिटेलर। इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि रिटेलिंग क्या है, एक्सप्लेन करना है इसके फंक्शंस को, एंड इंपॉर्टेंस क्या है रिटेलर की। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। According to Philip Kotler, retailing includes all the activities involved in selling goods or service direct to final consumer for the personal non-business use। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, रिटेलिंग के अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, जो कि सेल करते टाइम होती हैं गुड्स और सर्विसेज की, डायरेक्टली किसके साथ, फाइनल कंज्यूमर के साथ, चाहे वो उनके पर्सनल यूज़ के लिए हो या फिर नॉन बिजनेस यूज़ के लिए हो। सो आई होप कि आपको मीनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब समझते हैं यहाँ पे फंक्शन क्या है रिटेलर का। पहले समझ लेते हैं इसके इंपॉर्टेंस को। तो ये जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, एक लिंक की तरह काम करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। आप सबको पता है रिटेलर किसे कहते हैं, रिटेलर उसे कहते हैं जो होल सेल में क्या लाता है, बल्क में क्वांटिटीज़ को, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के लाता है गुड्स को, और फिर उन्हें छोटी छोटी क्वांटिटी में, जो रिटेलर होते हैं उन्हें छोटी छोटी क्वांटिटी में कंज्यूमर को बेचते हैं। तो ये एक लिंक की तरह काम करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। एंड जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, अवेलेबल करते हैं गुड्स को राइट प्लेस पर, टाइम पर, एंड राइट क्वांटिटी में। कैसे, आप शॉप पे जाओगे, अब आपको कुछ सामान लेना है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको घर का राशन लेना है, आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास थोड़ी ना जाओगे जहाँ से आटा बनकर आ रहा है या फिर जहाँ से चावल बनकर आ रहा है, नहीं ना, आप रिटेलर के पास जाओगे। जो भी आपकी ग्रोसरी शॉप होगी आसपास, आप उसी के पास तो जाओगे। तो वो क्या है, एक रिटेलर है जो क्या कर रहा है, छोटी छोटी क्वांटिटी में आपके लिए राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर और राइट क्वांटिटी में आपके लिए गुड्स को अवेलेबल करता है। आप समझते हैं ये हेल्प करता है क्रिएट करने में कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, किसके थ्रू, सर्विस और वैरायटी के थ्रू। सपोर्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट, और इससे क्या होता है यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें ग्रोथ आती है, किससे, डिमांड की वजह से। यानी जब आप रिटेलर के पास जाओगे, वहाँ से सामान खरीदोगे, तो वहाँ क्या होगा, फिर रिटेलर को और सामान की ज़रूरत पड़ेगी, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी, और जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। आप समझते हैं इसके फंक्शंस को। तो पहला है बाइंग फंक्शन, यानी जो परचेस करते हैं लार्ज क्वांटिटी में होल सेलर से। जब एक रिटेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में होल सेलर से और मैन्युफैक्चरर से गुड्स को बाय करता है, तो वो क्या होता है, बाइंग फंक्शन। आप समझते हैं सेलिंग फंक्शन। सेलिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो गुड्स हैं उनको सेल किया जाता है फाइनल कंज्यूमर को। देन थर्ड यहाँ पे असॉर्टिंग फंक्शन, यानी यहाँ पे एक वाइड वैरायटी होती है, उसको ऑफर किया जाता है प्रोडक्ट्स की, किसको, डाइवर्स कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। यानी हर कस्टमर की नीड अलग होगी, उन्हें अलग क्वांटिटी चाहिए, उन्हें अलग क्वालिटी चाहिए, प्राइस रेट जो है अलग अलग होता है, सबका प्राइस रेंज भी अलग होता है, क्वांटिटी भी अलग होती है, क्वालिटी भी अलग होती है। तो यहाँ पे एक डाइवर्स क्या है, डिफरेंस है सब में। तो जो रिटेलर है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है, उन्हें प्रोवाइड करता है वैरायटी। फोर्थ है ब्रेकिंग बल्क, यानी बल्क में गुड्स को परचेस करना, फिर उसको स्मॉलर लॉट्स में कर देना कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए। देन फिफ्थ यहाँ पे होल्डिंग स्टॉक, यानी मेंटेन करना इन्वेंट्री, जो रिटेलर मेंटेन करके रखते हैं इन्वेंट्री, यानी स्टॉक भर के रखते हैं अपनी दुकानों पर ताकि उनकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअस चलती रहे। देन सिक्स्थ यहाँ पे प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, तो कस्टमर जो भी है उसको इन्फॉर्म करना कस्टमर को प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, यूसेस के बारे में, प्राइस के बारे में। देन सेवंथ है प्रोवाइडिंग सर्विस, यानी प्रोवाइड करना यहाँ पे सर्विस लाइक होम डिलीवरी हो गई, इंस्टॉलेशन हो गया, क्रेडिट हो गया, से आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा, ये सब। एट यहाँ पे रिस्क बेयरिंग, यानी यहाँ पे जो रिस्क आता है रिलेटेड मार्केट फ्लक्चुएशन, वो किसके ऊपर होता है, जो भी रिटेलर होता है उसके ऊपर भी होता है। थेफ्ट हो गया, डैमेज हो गया, या फिर ऑब्सोलेसेंस होगा, ये सब। देन नाइन्थ है फाइनेंशिंग फंक्शन, यानी प्रोवाइड करता है क्रेडिट फैसिलिटीज़ को कस्टमर तक। देन टेंथ है क्रिएटिंग यूटिलिटी, ये क्रिएट करता है टाइम, प्लेस एंड पोजेशन यूटिलिटी को। अब ये
तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक्सप्लेन द इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया। किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है और ग्रोथ हुई है रिटेलिंग की इंडिया में, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आई होप कि आपको अब तक आंसर अच्छे से समझ आया होगा। जो रिटेल इंडस्ट्री है इंडिया की, उसने इवेल्युएट किया है बहुत सारे ओवर द ईयर्स। द जर्नी कैन बी अंडरस्टूड। इस जर्नी को हम इन कुछ पॉइंट्स के साथ समझेंगे। पहले फर्स्ट जर्नी है ट्रेडिशनल रिटेलिंग, जो प्री 1990s में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे डोमिनेट किया गया था स्मॉल शॉप्स को, किराना स्टोर को, और फैमिली रन बिजनेसेस चले थे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बनाया गया, जिसमें 95% क्या था, मार्केट शेयर्स थे, लिमिटेड प्रोडक्ट्स की वैरायटी थी एंड लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़ थी इसके अंदर। देन सेकंड यहाँ पे सेकंड है अर्ली मॉडर्न रिटेलिंग, यानी 1990s के बाद जो स्टार्ट हुआ, यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया। 1991 में ओपन हुए ज़्यादा डोर्स किसके लिए, मॉडर्न रिटेल के लिए। एंड यहाँ पे चेन स्टोर्स जो हैं उनकी एंट्री हुई, सुपरमार्केट्स मेट्रोज वगैरह में बने, ये चीज़ें। इंक्रीज़ हुआ कॉम्पिटिशन एंड बेटर यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस मिला। देन थर्ड यहाँ पे रैपिड ग्रोथ, 2000 में क्या हुआ, यहाँ पे रैपिड ग्रोथ आई। ग्रोथ हुई मॉल्स की, हाइपर मार्केट्स की एंड स्पेशलिटी स्टोर्स की। एंट्री हुई ग्लोबल प्लेयर लाइक वॉलमार्ट की, टेस्को की, केराफोर की, इनकी। एंड और जो ऑर्गेनाइज रिटेलर थे उन्होंने पॉपुलैरिटी भी गेन करी। देन फोर्थ यहाँ पे एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, जो कि 2010 का था। यहाँ पे ग्रोथ हुई ई रिटेलिंग की, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, अब तो मीशो भी बहुत ज़्यादा चलता है, काफ़ी सालों से चल रहा है वो भी, लेकिन मेन यहाँ पे बताया जा रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को। ओमनी चैनल रिटेलिंग जो है वो एमर्ज हुए, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, प्राइवेट लेबल एंड कैटेगरी स्पेशलाइज्ड की गई एंड फोकस किया गया कस्टमर के एक्सपीरियंस पे, उसकी लॉयल्टी प्रोग्राम्स पे। देन फिफ्थ यहाँ पे करंट ट्रेंड जो 20s एंड अब तक चलता आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है ऑनलाइन और जो डिजिटल रिटेलिंग है उसकी, यहाँ पे एंड टेक्नोलॉजी, AI, डेटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है इसके अंदर। फोकस किया गया है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पर और पर्सनलाइज्ड शॉपिंग पे। फैक्टर ड्राइविंग ग्रोथ ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर वो कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से ग्रोथ आई। पहला है राइजिंग इनकम लेवल एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल, जब इनकम लेवल चेंज हुई, उनका लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ तब। देन अर्बनाइजेशन हुआ और ग्रो हुई मिडिल क्लास, ये सब जब मिडिल क्लास की ग्रोथ हुई तब। एंड इंक्रीज़ हुआ वर्किंग पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ हुई, एंड न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनी। ग्रोथ हुई टेक्नोलॉजी में एंड यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा जब एडवर्टीजमेंट हुआ, एंड यहाँ पे लोगों ने इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग करना सीखा, ये सब। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आई, FDI इन रिटेल आया जब, एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, जब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स आई, एंड यहाँ पे चेंज हुआ कस्टमर का प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन। तो ये सब जो फैक्टर हैं ये क्या है, ये वो फैक्टर है जिनसे ग्रोथ आई रिटेलिंग में इंडिया के अंदर। सो अभी लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, डिस्कस ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग विद एग्जांपल, जिसमें पहला है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग रेफर करता है एक ऐसे रिटेल बिजनेस को जिसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो लाइसेंस रिटेलर, वो ऐसे रिटेलर करते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, जो रजिस्टर्ड होते हैं टैक्स के लिए एंड टैक्सेशन में जो रजिस्टर होते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन को। जिसके फीचर होते हैं, ये ओपन कर सकते हैं, इसको ऑपरेट किया जा सकता है लार्ज स्केल पर, रजिस्टर्ड होते हैं टैक्स के लिए एंड ये फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, एंड यूज़ होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, मैनेजमेंट प्रैक्टिस का। यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑफर किया जाता है कस्टमर तक एंड प्रोवाइड किया जाता है एक बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल बिग बाजार हो गया, रिलायंस हो गया, स्मार्ट डी मार्ट हो गया, रिलायंस ट्रेंड हो गया, टॉपर स्टॉप हो गया, वेस्ट साइड हो गया, एंड लाइफस्टाइल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं इसके। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की। तो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग वो होते हैं जिसमें रिटेल बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो स्मॉल रिटेलर करते हैं, और ये नॉट रजिस्टर, यानी ये रजिस्टर नहीं होते, ये स्मॉल स्केल पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो इसकी फीचर्स की बात करें तो ऑपरेट किया जा सकता है स्मॉल स्केल पर, ये रजिस्टर नहीं होता किसी भी टैक्स के लिए, तो यहाँ कोई रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करना पड़ता, एंड इसको यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल मोड्स एंड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्ट्स की वैरायटी एंड सर्विस होती है, यहाँ पे लो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल किराना स्टोर हो गया, स्मॉल शॉप्स हो गई, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, वीकली हट्स हो गए एंड लोकल मार्केट हो गई, ये सब। अब बात करते हैं इनके की डिफरेंस की। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है और यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड है, तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। स्केल की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड एक लार्ज स्केल पर होता है एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, स्मॉल स्केल पर होता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में क्या होती है, रजिस्ट्रेशन होती है एंड अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं होती। मैनेजमेंट की बात करें तो उसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के तरीके से मैनेज किया जाता है, और यहाँ पे जो ओनर है उससे खुद मैनेज करता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है एंड यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो यहाँ पे वाइड रेंज होती है प्रोडक्ट्स की एंड यहाँ पे लिमिटेड रेंज होती है प्रोडक्ट्स की। कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में बेटर और ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो ये बेसिक और अनऑर्गेनाइज्ड होता है। एग्जांपल की बात करें जो हमें पढ़ चुके हैं, जैसे डी मार्ट हो गया, बिग बाजार, शॉपर स्टॉप हो गया, इस तरीके से। एंड अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो जैसे किराना स्टोर हो गया, स्ट्रीट वेंडर एक्सेट्रा, ये सब। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। तो सेकंड यूनिट है रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर, यानी इसमें हमें बताना है रिटेल कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है एंड डिफरेंट
सेकंड यूनिट है रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर, जिसका पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर। बायर और कंज्यूमर के बीच में क्या डिफरेंस है हमें बताना है। तो चलिए अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं डिफरेंस के साथ। सो मीनिंग की बात करें तो बायर एक पर्सन होता है जो कि परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड कंज्यूमर क्या होता है, एक पर्सन होता है जो यूज़ करता है और कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज को। रोल की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होता है परचेज डिसीजन, और कंज्यूमर की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होता है कंजप्शन और यूसेजेस जो भी प्रोडक्ट का होता है वो। ओनरशिप की बात करें तो ये जो बायर होता है उसको ओनरशिप मिल भी सकती है प्रोडक्ट की और नहीं भी मिल सकती, यूज़ कर ले। लेकिन जो कंज्यूमर है उसके पास यहाँ रहती, वो यूज़ करता है प्रोडक्ट को, पर ये रहता है कि वहाँ पे उसके पास ओनरशिप रह भी सकती है या नहीं भी रह सकती। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो बायर क्या करता है, बाय करता है और परचेस करता है, एंड कंज्यूमर की बात करें तो वो डिसीजन नहीं कर ले सकता लेकिन वो ओपिनियन और इन्फ्लुएंस डिसीजन दे सकता है। अब बात करते हैं एग्जांपल की। फॉर एग्जांपल मदर ने बाय किया स्कूल बैग, किसके लिए, अपने चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मदर क्या है, एक बायर। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। तो चाइल्ड यूज़ द बैग, अब चाइल्ड क्या कर रहा है, उस बैग को यूज़ कर रहा है वो बच्चा। तो क्या यहाँ पे कंज्यूमर कौन हुआ, बच्चा, क्योंकि उस प्रोडक्ट को कौन यूज़ कर रहा है, बच्चा, चाइल्ड यूज़ कर रहा है, और लेकर कौन आया, मदर लेकर आई। तो मदर क्या है, बायर है, और कंज्यूमर कौन है, यानी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम, उस प्रोडक्ट और सर्विस को कंज्यूम कौन कर रहा है, तो वो है कंज्यूमर। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस की। तो यहाँ पे फोकस किया जाता है बाइंग पर, प्राइस पे, क्वालिटी पे, ब्रांड एंड ऑफर पे। एंड यहाँ पे फोकस किया जाता है जो कंज्यूमर के देखें तो यहाँ पे यूसेज पे, सेटिस्फैक्शन, बेनिफिट और कंफर्ट पे क्या है, ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं इनकम कंसाइडरेशन की। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है यूजुअली फैमिली इनकम और बजट को जो कंसाइडरेट किया जाता है, लेकिन जो कंज्यूमर है वहाँ पे किसी भी तरीके की इनकम को और बजट को कंसाइडरेट नहीं किया जाता। नंबर की बात करें तो यहाँ पे एक ही बायर होता है, ठीक है, और कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा बायर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मदर अपने 2 बच्चों के लिए बैग लेकर आई है, तो यहाँ पे बायर क्या है, मदर एक, और कंज्यूमर कौन है, 2। इस तरीके से। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो है परचेज फैक्टर पे क्या होता है, जैसे डिस्काउंट हो गया, क्वालिटी ब्रांड हो गई, क्वालिटी हो गया, ब्रांड हो गया, एक्सेट्रा। और यहाँ पे कंज्यूमर की बात करें तो इंटरेस्ट किस पे होता है, यूसेजेस फैक्टर पे, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी, उसकी परफॉर्मेंस, उसका डिज़ाइन, उसका कंफर्ट, ये सब। तो बायर क्या करता है, बाइंग डिसीजन लेता है, परचेज करता है प्रोडक्ट को, लेकिन जो कंज्यूमर है वो यूज़ करता है उस प्रोडक्ट को और सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे उस प्रोडक्ट से। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन की, एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। वो फैक्टर्स बताने हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर को, यानी कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से। ये सभी फैक्टर अफेक्ट करते हैं बाइंग डिसीजन को, प्रेफरेंस को, एटीट्यूड को और परचेसिंग पैटर्न को जो भी कंज्यूमर का होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर को। इसमें पहला आता है कल्चरल फैक्टर, यानी जो कल्चर है वो क्या है, बेसिक डिटर्मिनेंट है किसी भी पर्सन की वांट्स का और बिहेवियर का। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं उनकी वैल्यू, बिलीफ, कस्टम्स एंड जो भी उनके ट्रेडिशंस होते हैं, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये सब। डिफरेंट कल्चर्स के पास डिफरेंट नीड होती है, बाइंग बिहेवियर होते हैं। फॉर एग्जांपल फूड हैबिट हो गए, क्लोथिंग हैबिट हो गई एंड फेस्टिवल एक्सेट्रा। सेकंड यहाँ पे सोशल फैक्टर, यानी जो कंज्यूमर है वो इन्फ्लुएंस होता है रेफरेंस से, यानी जो उन्हें ग्रुप से, फैमिली या रोल्स एंड स्टेटस वगैरह लोगों को देखकर उन्हें जो भी रेफरेंस मिलता है वो उससे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यहाँ पे फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाइंग डिसीजन में। जो सोशल क्लास है, लाइफस्टाइल है, वो भी अफेक्ट करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को, जैसे चॉइस ऑफ स्कूल की, कौन से स्कूल में जाना बच्चे को भेजना चाहिए, कार, मोबाइल, क्लोथ्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं पर्सनल फैक्टर की। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग बिहेवियर को, जैसे एज हो गया, ऑक्यूपेशन, इनकम, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, सेल्फ कंसेप्ट, एजुकेशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल एक यंग पर्सन है जो क्या प्रेफर करता है, ब्रांडेड फैशन को क्या करता है, प्रेफर करता है, लेकिन वहीं एक ओल्ड पर्सन है जो क्या प्रेफर करता है कि बस कंफर्ट मिले। तो ये क्या है, यहाँ पे पर्सनल फैक्टर जो क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर को। अब यहाँ पे बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें डीप इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के बिहेवियर पे, जिसके अंदर मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड मेमोरी, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कि कंज्यूमर किस तरीके से सोचता है और किस तरीके से डिसीजन लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको प्रेस्टीज का कोई भी प्रोडक्ट क्या है, बाय करना है, क्योंकि उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसका पर्सनल बिलीफ है कि हाँ भाई प्रेस्टीज का जो सामान है वो अच्छा होता है। देन फिफ्थ यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अफेक्ट करती है कंज्यूमर की परचेसिंग पावर को, उसकी स्पेंडिंग को। इंक्लूड चाहे वो उसकी इनकम लेवल हो, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो, सेविंग हो, क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो, इन्फ्लेशन हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, जो कंज्यूमर है वो कम से कम खरीदते हैं और ऐसे अल्टरनेटिव, चीपर अल्टरनेटिव ढूंढते हैं जो उनकी नीड को फुलफिल कर दे। देन सिक्स्थ है यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स फैक्टर, यानी मार्केट मिक्स एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। इसमें इंक्लूडेड चाहे प्रोडक्ट प्राइस हो, प्लेस हो, प्रमोशन हो, पीपल,
प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, कुछ भी हो, ये चाहे अट्रैक्टिव पैकेजिंग हो गई, ऑफर्स हो गए, डिस्काउंट हो गए दिए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग देखते हैं लोग, स्टोर पे लेआउट्स लगे रहते हैं, ये सब क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग डिसीजन को। अब बात करते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स की, जिसमें बाइंग बिहेवियर जो है वो चेंज करता है किसके अकॉर्डिंग, डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसमें इंक्लूड होता है टाइम, प्लेस, ओकेजन, वेदर, मूड एंड अर्जेंसी, जो भी एमरजेंसी होती है वो सब चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल पीपल बाय कर रहे हैं अम्ब्रेला को रेनी सीजन में, तो और गिफ्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल, यानी लोग बारिश के वक्त पे अम्ब्रेला खरीदे हैं, तो ये क्या है, उनकी नीड है। ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि उन्हें अब छाता खरीदना पड़ेगा, बिना अम्ब्रेला के तो बाहर जा ही नहीं सकते। एंड फॉर एग्जाम्पल अब फेस्टिवल का भी यहाँ पे कि मान लो दिवाली है, अब दिवाली है तो मिठाई के डब्बे खरीदने पड़ेंगे, चॉकलेट्स खरीदनी पड़ेंगी, कैंडल्स वगैरह खरीदनी पड़ेंगी। तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान की नीड्स उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाती है इस तरीके से। देन 8th यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को क्रिएट करने में न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, डिजिटल पेमेंट्स हो गए, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स हो गए, AI हो गया जो कि रिकमेंडेशन करता है, एक्सेट्रा। ये सब क्या करता है, अफेक्ट करता है डिसीजन को। एग्जाम्पल की बात करें तो कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को, किस वजह से, कुछ कन्वीनियंस एंड ऑफर्स की वजह से, कि ऑनलाइन शॉपिंग में तो ऑफर भी मिलेगा और आना जाना भी नहीं पड़ेगा एंड सेल लगी रहती है, ये सब। 9th है डेमोग्राफिक फैक्टर्स, यानी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर की नीड्स एंड बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल इसके अंदर इंक्लूड है एज हो गई, जेंडर हो गया एंड फैमिली साइज हो गया, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जिसमें चिल्ड्रंस भी हैं, वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है उसको कंपेयर करके देखो एक ऐसे पर्सन के साथ जिसकी ना तो शादी हुई है और ना ही उसके बच्चे हैं, तो पता चलेगा कि हाँ भाई दोनों फैमिली में कितना ज़्यादा अंतर है। जो सिंगल पर्सन है उसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हैं, एंड जो फैमिली है जिसमें बच्चे भी हैं उनके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हैं। तो अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर रिजल्ट होता है इंटरनल फैक्टर यानी साइकोलॉजिकल, पर्सनल, एक्सेट्रा, एंड एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, मार्केटिंग, सिचुएशन, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक, इन सब चीज़ों का क्या होता है, एक मिक्स होता है, रिजल्ट होता है। रिटेलर को जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए इन सभी फैक्टर्स को, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके कस्टमर की नीड्स को और बिल्ड कर सके एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं यूनिट 2 के ही क्वेश्चन नंबर 3 की, डिस्कस सोशल, कल्चरल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन बाइंग बिहेवियर। जो फैक्टर्स हमने अब पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, अब उनको हम डीपली समझेंगे वो क्या है। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है वो क्या करता है, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है उन्हें सोशली, कल्चरली, पर्सनली एंड साइकोलॉजिकली फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ये सभी इन्फ्लुएंस क्या है, शेप करते हैं उनकी नीड्स को, प्रेफरेंस को, एटीट्यूड को, बाइंग डिसीजन को। अब बात जिसमें सबसे पहले आता है सोशल इन्फ्लुएंस, यानी सोशल फैक्टर आप सबको पता है जो कि इंटरेक्शन, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने से बढ़ते हैं, फिर सोसाइटी में आने जाने से, लोगों के साथ इंटरेक्शन से बढ़ते हैं जब एक पर्सन सोसाइटी में रहता है। जैसे जैसे प्रेफरेंस ग्रुप हो गए, फैमिली, फ्रेंड्स हो गए, कॉलीग्स हो गए, नेबर, सेलिब्रिटीज़ एंड अदर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हो गई, इन सब चीज़ों से। देन फैमिली से कैसे यहाँ पे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होते हैं बाइंग बिहेवियर, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं फैमिली रोल्स हो गए, फैमिली लाइफ साइकिल हो गया, इस तरीके से। देन नेक्स्ट यहाँ पे रोल एंड स्टेटस, एक पर्सन का जो रोल है सोसाइटी में वो स्टेटस से क्या करता है, अफेक्ट करता है उसकी बाइंग बिहेवियर को। देन सोशल क्लास, यानी लोगों की जो सोशल क्लासेस होती हैं अलग अलग डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे उनकी नीड्स, उनकी जो बाइंग पावर होती है वो भी डिफरेंट होती हैं। सेकंड बात करते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी जो कल्चर है वो क्या है, एक बेसिक कॉज है डिटरमाइन करने का पर्सन्स की वांट्स एंड बिहेवियर को। कल्चर कैसे कि यहाँ पे इंक्लूड होते हैं वैल्यू, बिलीव्स, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज। अब सब कल्चर की बात करें, इसमें स्मॉल और ग्रुप्स होते हैं जो कि एक कल्चर के साथ होते हैं, बेस्ड होते हैं रिलीजन पे, रीजन पे, नेशनैलिटी पे। वैल्यू एंड बिलीव्स की बात करें तो ये क्या करता है, एक पर्सन के जो भी प्रोडक्ट, जो भी प्रेफरेंस है उसको शेप देता है कि उसे कैसे प्रोडक्ट लेने हैं और किस ब्रांड के लेने हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे लाइफस्टाइल, एक पर्सन का जो वे ऑफ लिविंग है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कल्चर से। यहाँ पे एग्जांपल है इन इंडिया जो फेस्टिवल जैसे दिवाली हो गई, ईद हो गई, इन्फ्लुएंस करता है बाय करने पे नए कपड़े, स्वीट्स एंड गिफ्ट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पर्सनल इन्फ्लुएंस की। तो पर्सनल फैक्टर बहुत यूनिक होते हैं हर इंडिविजुअल के और ये इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी बाइंग डिसीजन को। जैसे एज एंड लाइफ स्टेज हो गए तो नीड यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे आपकी एज हो जाती है, चिल्ड्रन से यूथ, यूथ से अडल्ट और अडल्ट से ओल्ड एज। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस करता है इनकम लेवल को एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो भी परचेज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे इनकम, हाई इनकम क्या करता है, इंक्रीज करता है बाइंग पावर को। देन नेक्स्ट यहाँ पे लाइफस्टाइल, यानी अफेक्ट करता है प्रोडक्ट्स को एंड ब्रांड चॉइस को। देन है पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट, तो जो कॉन्फिडेंट पीपल है वो प्रेफर करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो क्या करता है, प्रेफर करता है फॉर्मल पहनना, ब्रांडेड वॉचेस मेंटेन करना चाहता है अपनी गुड इमेज। तो ये क्या है, बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है पर्सनल इन्फ्लुएंस का। अब बात करते हैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो आते हैं किसी भी पर्सन के इंटरनल थॉट्स से, फीलिंग्स या मोटिवेशन से। अब देखो एक एक करके समझेंगे इन सबसे कैसे, मोटिवेशन से कैसे, एक पर्सन जो है वो अपनी सेटिस्फाई करना चाहता है अपनी नीड्स को, तो इस वजह से उसकी साइकोलॉजिकल
जो उसका इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा होता है। देन परसेप्शन, यानी लोग सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को डिफरेंटली, कि कौन सी स्टोर पे कहाँ अच्छा मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट कहाँ कितनी क्वालिटी, कैसी क्वालिटी में मिल रहा है, कैसे प्राइस में मिल रहा है, इस तरीके से। एंड लर्निंग, पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो फ्यूचर बाइंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। देन बिलीफ्स एंड एटीट्यूड, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करता है, एक ब्रांड को इन्फ्लुएंस करता है उसकी परचेज को बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर जिसका बहुत अच्छा गुड एक्सपीरियंस है नाइका शूज़ के साथ, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा यही पसंद करेगा कि वो वही शूज़ खरीदे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस विद सुटेबल एग्जांपल, कि यहाँ पे कंज्यूमर बाइंग जो डिसीजन है उसकी प्रोसेस को एक सुटेबल एग्जांपल के साथ बताना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन एक प्रोसेस होती है, एक सीरीज़ होती है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें जो कंज्यूमर है वो उनके थ्रू क्या करते हैं, बाय करते हैं प्रोडक्ट को, सर्विस को। अब चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो कुछ स्टेप हैं इसमें, उनको एक एक करके समझेंगे। सब इसमें फर्स्ट है नीड रिकॉग्नाइजेशन, यानी एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जब कंज्यूमर फील करता है कि उसको कोई प्रॉब्लम या उसको कोई नीड है। नीड उसको बेसिक्स भी हो सकती है, जैसे हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, या फिर क्रिएट कर सकता है और क्रिएटेड भी हो सकती है, यानी उसने एडवर्टीजमेंट देखा हो, सोशल इन्फ्लुएंस हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल रोहित फील्स हंग्री आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज, यानी जो रोहित है उसको भूख लगती है जब वो कॉलेज से बाहर आता है, तो यहाँ क्या पता चला उसकी ये नीड है। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सर्च, यानी कंज्यूमर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं सेटिस्फाई करने के लिए अपनी नीड्स को। सोर्स की बात करें, जैसे पर्सनल हो गई, जिसमें सजेशन लेते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर कमर्शियल से। एड वेबसाइट हो गई, और पब्लिक कैसे से रिव्यू हो गया। रोहित ने सर्च किया गुड रेस्टोरेंट ऑनलाइन और अपने दोस्तों से पूछा, उनसे सजेशन लिया, तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन सर्च है। अब बात करते हैं कंज्यूमर क्या करता है, कंपेयर करता है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को जो कि मार्केट में अवेलेबल है, लाइक उनका प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड, टेस्ट, लोकेशन एक्सेट्रा। ये फॉर्म करता है प्रेफरेंस डिफरेंट ऑप्शंस में। फॉर एग्जांपल रोहित जो है वो कंपेयर कर रहा है सभी जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके डिफरेंट जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके मेन्यू को, प्राइस को और रिव्यू कर रहा है, रिव्यू को। अब बात करते हैं यहाँ पे परचेस डिसीजन की। तो कंज्यूमर क्या है, सिलेक्ट करता है बेस्ट ऑप्शन एंड डिसाइड करता है उसको परचेस करने की। फैक्टर लाइक ऑफर हो गए, किस पे कितना ऑफर मिल रहा है, डिस्काउंट कैसा है, ट्रस्ट ब्रांड कैसी है, उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, एंड कन्वीनियंस इन्फ्लुएंस करता है इस डिसीजन को। फॉर एग्जाम्पल रोहित ने डिसाइड किया कि वो डाइन करेगा एक एट रेस्टोरेंट पर जो कि ऑफर करता है अच्छा फूड और डिस्काउंट। यहाँ पे परचेस बिहेवियर, कंज्यूमर एक्चुअली क्या करता है, किसको बनाता है, परचेस को बनाता है। इंक्लूड मोड ऑफ पेमेंट हो गई, क्वांटिटी हो गई, परचेज क्वांटिटी परचेज हो गई, टाइमिंग ऑफ परचेस एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल रोहित विजिट करता है रेस्टोरेंट को और पे करता है बिल को किसके थ्रू, यूपीआई के थ्रू। तो ये क्या है, परचेस बिहेवियर। अब बात करते हैं पोस्ट परचेस इवोल्यूशन, यानी जब वो परचेस कर लेते हैं कंज्यूमर तो इवेलुएट करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस को, वो फील करते हैं सेटिस्फाई या फिर डिससेटिस्फाई, जो कि इन्फ्लुएंस करता है उनके फ्यूचर डिसीजन को एंड ब्रांड लॉयलिटी को, यानी कि अब आगे जाके वो उसी ब्रांड से, उसी जगह से वो सामान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल रोहित जो है अब उस रेस्टोरेंट से जहाँ से उसने खाना खाया वो उससे सेटिस्फाई है, तो वो प्लान करेगा उस जगह को दोबारा विजिट करने का। तो ये क्या कर रहा है, उसकी फ्यूचर का जो डिसीजन है, बाइंग डिसीजन है, उसको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, बाइंग डिसीजन प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो पहली बात करते हैं, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कंज्यूमर्स को, एंड इंप्रूव करता है जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है उनको, इन्हांस करता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को, एंड इंक्रीज करता है सेल्स एंड लॉयल्टी को। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो रिटेलर क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं और कस्टमर की नीड्स को समझते हैं उसके हर स्टेप पर। हेल्प मिलती है क्रिएट करने में इफेक्टिव एड्स की, ऑफर्स की, प्रमोशन की, एंड ये फुलफिल करता है सभी नीड्स को प्रॉपर्ली, सेटिस्फैक्शन एंड ट्रस्ट को इंक्रीज करता है। हैप्पी कस्टमर क्या है, एक रिपीट बायर बन जाता है, एक ब्रांड प्रमोटर बन जाता है। सो यूनिट 3 है रिटेल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट। इसमें एक्सप्लेन करना है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन रिटेलिंग। तो स्ट्रक्चरल चेंज इन रिटेलिंग रेफर करता है एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को जो कि साइज में होता है, ओनरशिप में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है या फिर फंक्शन में होता है रिटेल बिजनेस के ओवर अ टाइम। सेवरल थ्योरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे रिटेलिंग जो है वो इवॉल्व हुई है, कंटिन्यू उसमें चेंजेस आए हैं। इसमें सबसे पहले आता है यहाँ पे व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी, एमसी नेयर। ये इसको किसने बताया था, एमसी नेयर ने 1958 में। रिटेलिंग इन्होंने बताया था कि रिटेलिंग मूव करती है एक साइक्लिक पैटर्न की तरह, जैसे कि एक व्हील, यानी जैसे कि एक पहिया करता है। न्यू रिटेलर एंटर करते हैं, ग्रो करते हैं, अचीव करते हैं मेच्योरिटी और इवेंचुअली डिक्लाइन भी कर लेते हैं। देन डिक्लाइन क्या करता है, क्रिएट करता है ऐसी अपॉर्चुनिटी न्यू रिटेलर्स के लिए कि वो एंटर कर सके साइकिल में। देन ये साइकिल जो है दोबारा से इसी तरीके से कंटिन्यूस चलती रहती है। कि आइडिया की बात करें तो रिटेलिंग कंटिन्यूस साइकिल है जो चेंज करती है, जो चेंज होती है बिना किसी फाइनल और परमानेंट स्टेज के साथ। रिटेल लाइफ साइकिल थ्योरी की, जिसको लिवियन वेट्स ने दिया था। ये क्या करता है, सिमिलर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसे रिटेल है वो फॉर्मेट होता है किसके थ्रू, इंट्रोडक्शन, ग्रो, मैच्योरिटी, डिक्लाइन के थ्रू, एंड हर स्टेज पे एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, सुपरमार्केट्स हो गए, ई रिटेलर्स हो गए। अब इसकी की आइडिया की बात करें तो रिटेल फॉर्मेट क्या है, एक लाइफ साइकिल है की तरह है, इसमें सभी फॉर्मेट सर्वाइव नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म के लिए।
लॉन्ग रन के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटेल अकॉर्डिंग थ्योरी, यानी जो कि फेलिप्स ने दी थी। इन्होंने बताया था कि रिटेल जो है वो एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है एक अकॉर्डियन की तरह। ड्यूरिंग गुड इकोनॉमिक टाइम्स क्या होता है, रिटेल क्या एक्सपैंड करता है, लेकिन जैसे ही रिसेशन आता है, फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, तो रिटेलिंग क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो ये फोकस करता है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन पे। तो अब बात करते हैं इसके की आइडिया की। तो रिटेलिंग एडजस्ट करता है किसके अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक कंडीशन, चाहे वो एक्सपैंड की हो या कॉन्ट्रैक्ट्स की हो। अब बात करते हैं फोर्थ रिटेल इवोल्यूशन थ्योरी, जो कि गिलबर्ट ने दी थी। गिलबर्ट रिटेल इवोल्यूशन पास करता है कुछ स्टेजेस के थ्रू, जिसमें प्रीमिटिव, अर्ली डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। हर स्टेज रिप्रेजेंट करता है हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट को, और इसमें ज़्यादा इसको लाइकली किससे कंपेयर किया जाता है, जो साइक्लिकल थ्योरी है उससे। की आइडिया की बात करें तो रिटेलिंग जो है वो इवॉल्व करती है एक सिंपल कॉम्प्लेक्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बात करें तो यहाँ पे नेचर, पैटर्न, फोकस एंड यहाँ पे है की प्रोपोनेंट। साइक्लिकल नेचर है इसका। पैटर्न की बात करें तो कंटिन्यूअस है एक व्हील की तरह। फोकस की बात करें तो एंट्री, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन पे फोकस करता है, और उसको किसने दिया था, एमसी नेयर ने इस थ्योरी को दिया था। एंड बात करते हैं रिटेल ऑफ साइकिल की, तो लीनियर है, लेकिन इंट्रोडक्शन की बात, इसमें इंट्रोडक्शन होता है, देन ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, इस तरीके से। फोकस की बात करें तो लाइफ साइकिल और रिटेल फॉर्मेट्स पे, ये लाइफ साइकिल ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स पे फोकस करता है, जिसको लीव्स एंड विड्स ने दिया था। अब आगे है रिटेल अकॉर्डियन, यानी एक साइक्लिकल नेचर है इसका, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ये इम्पैक्ट का, इसमें क्या होता है, जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक कंडीशन का, उस पर ज़्यादा फोकस होता है, जिसको फेलिप्स ने दिया था। एंड है रिटेल इवोल्यूशन, जो कि क्या है, एक लीनियर नेचर का है। यहाँ प्रिमिटिव हो गए, अर्ली हो गया, देन उसके बाद एक्सपेंशन, मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। तो ये फोकस करता है इवोल्यूशन और डेवलपमेंट पर, जिसको गिलबर्ट ने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब व्हील और रिटेलिंग थ्योरी। व्हील और रिटेलिंग थ्योरी क्या है, तो रिटेलिंग थ्योरी किसने दी थी, एमसी नेयर ने 1958 में दी थी। ये एक्सप्लेन करते हैं कि रिटेलिंग एक कंटिन्यूअस साइकिल की तरह है, जहाँ पे चेंज होता रहता है। रिटेलर, हर न्यू रिटेलर एंटर करता है, मार्केट में ग्रो करता है, मैच्योर होता है, देन फिर डिक्लाइन हो जाता है, और ये फिर वहाँ पे एक और नए रिटेलर को आने का मौका मिल जाता है। तो अब तो एंट्री, जब एक न्यू रिटेलर एंटर करता है मार्केट में, तो वो न्यू आइडियाज़, फॉर्मेट और इनोवेशन के साथ आता है। देन फिर उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। देन बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर को, एक्सपेंड करता है अपने ऑपरेशन, यानी अपनी जो भी उसका बिजनेस होता है उसको। देन थर्ड है मैच्योरिटी, यानी रिटेलर जो है वो अचीव करता है स्टेबिलिटी, मार्केट के अंदर शेयर करता है प्रॉफिट को, शेयर मार्केट शेयर में, एंड यहाँ पे उसको ग्रोथ मिलती है, प्रॉफिट मिलता है, देन वो स्लो डाउन होने लगता है। देन फिर आता है डिक्लाइन का स्टेज, जब रिटेलर फेस करता है कंपटीशन, प्रॉफिट डिक्लाइन, इनोवेशन रिड्यूस हो जाता है उसका। देन फिर आता है एग्जिट, यानी जब रिटेलर जो है वो एग्जिट करता है, मार्केट को रिप्लेस करता है या फिर रिप्लेस हो जाता है न्यू से, ज़्यादा इनोवेशन, जो भी ज़्यादा इनोवेटिव रिटेलर होता है उससे। देन फिर वो जो न्यू रिटेलर आता है, फिर उसके साथ फिर वो ग्रोथ करता है, देन मैच्योरिटी आती है, देन फिर वो डिक्लाइन हो जाता है और एग्जिट कर देता है। फिर एग्जिट के बाद फिर एक और न्यू रिटेलर आता है, तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। अब इसकी की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो रिटेलिंग मूव्स इन साइक्लिकल पैटर्न इन व्हील, यानी जो रिटेलर है वो मूव करता है साइक्लिकल पैटर्न में एक पहिए की तरह। इस यहाँ पे कोई भी परमानेंट स्टेज नहीं होती। रिटेलर डिक्लाइन करता है तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एक न्यू रिटेलर की एंटर करने की। इनोवेशन और कस्टमर की जो नीड है वो क्या करता है, इस साइकिल को ड्राइव यानी चलाता है। एंड ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस एंडलेसली चलती रहती है। एग्जाम्पल की बात करें, एक लोकल टेलर शॉप है जो कि एक बुटीक पे कन्वर्ट होती है, देन बुटीक के बाद एक ब्रांड स्टोर बनती है, देन एक लार्ज रिटेल चेन पर जाती है, देन ऑनलाइन फैशन रिटेल चलता है, देन यहाँ पे अब न्यू जो इनोवेशन फैशन है वो स्टार्टअप हो जाता है। तो यहाँ पे हर स्टेज पे रिप्लेस हो रही है प्रीवियस, यानी पहले से ज़्यादा यहाँ पे स्टेज जो है चेंजेस आ रहे हैं, और जो साइकिल है लेकिन वो कंटिन्यू चल रही है। तो जो व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी है वो ये शो करता है कि रिटेलिंग डायनामिक और हमेशा चेंज होने वाली थ्योरी है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इनोवेट किया जाता है, अडेप्ट किया जाता है सर्वाइव करने के लिए कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ रिटेलिंग को। सो यूनिट 4 है रिटेल इन्वायरमेंट। एक्सप्लेन करना है इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ रिटेल स्टोर को। तो रिटेल इन्वायरमेंट रेफर करता है एक ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ रिटेल स्टोर को, जहाँ पे एंड इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर बिहेवियर को, बिजनेस परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे हम दोनों को समझते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो कि रिटेलर कंट्रोल कर सकता है और जो कि इफेक्ट करते हैं इसको स्टोर ऑपरेशन को एंड कस्टमर का एक्सपीरियंस। सबसे पहले आता है स्टोर लेआउट, अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, साइलेंस एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले। ये सब चीज़ें क्या करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फिर आता है मर्चेंडाइज, यानी क्वालिटी कैसी है, वेराइटी कैसी है, परचेसिंग एंड यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की वो कैसी है। देन आता है प्राइसिंग, यानी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है वो किस तरीके से की गई हैं, डिस्काउंट ऑफर्स एंड पेमेंट ऑपरेशन कैसे हैं यहाँ पे। एम्प्लॉय एंड स्टाफ, यहाँ पे बिहेवियर एम्प्लॉयज़ का यानी स्टाफ का जो भी एटीट्यूड है, नॉलेज है, अपीयरेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्या है एक इन्वायरमेंटल फैक्टर में इंक्लूड होती हैं। देन इसके बाद आता है सर्विस, यानी कस्टमर सर्विस कैसी है वहाँ पे, क्रेडिट, होम डिलीवरी कैसी है, इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, टेक्नोलॉजी यानी यूज़ ऑफ पीओसी सिस्टम कैसा है वहाँ पे, डिजिटल स्क्रीन है या नहीं,
सेल्फ चेकआउट है या नहीं, मोबाइल ऐप्स एक्सेट्रा ये सब। देन मैनेजमेंट, इसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है स्टोर के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं वो सभी फैक्टर जो कि आउटसाइड होते हैं कंट्रोल के रिटेलर के और इन्फ्लुएंस करते हैं रिटेल ऑपरेशन को। जिसमें पहले आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी इन्फ्लेशन है या नहीं, इनकम लेवल कैसा है, इंटरेस्ट रेट कैसा है लोगों का, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। देन दूसरा आता है सोशल इन्वायरमेंट, यानी डेमोग्राफिक किस तरीके से है, लाइफस्टाइल कैसा है, वैल्यू कस्टम कैसे हैं एंड पॉपुलेशन ट्रेंड किस तरीके से है। देन फिर आता है कल्चरल इन्वायरमेंट, यानी बिलीव्स कैसे हैं लोगों के, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल, एटीट्यूड एंड कल्चरल नॉर्म्स ये सब। देन आता है टेक्नोलॉजिकल, यहाँ पे इन्वायरमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाती है मार्केट में, इनोवेशन हो जाता है, ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, ऑटोमेशन चल रहा है, ये सब चीज़ें। देन आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी लॉज बनाए जा रहे हैं, टैक्सेशन, एफडीआई पॉलिसीज एंड रेगुलेशन क्या है। देन आता है लीगल इन्वायरमेंट, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज कौन कौन से हैं, लेबर लॉज, लाइसेंसिंग हो गया, सेफ्टी रेगुलेशन होगा, ये सब। देन फिर आता है कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, यानी इसमें कॉम्पिटेटर्स हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स, मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज़ हैं। देन लास्ट है यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी क्लाइमेट कैसा है, कोई नेचुरल डिजास्टर तो नहीं है, एंड वेदर कंडीशन कैसे, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई इज स्टोर इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट फॉर रिटेल सक्सेस। किसी भी स्टोर का इन्वायरमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है रिटेल की सक्सेस के लिए। तो स्टोर इन्वायरमेंट जो है वो रेफर करता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल सराउंडिंग को जिसके अंदर सर्विस को डिलीवर किया जाता है। इसके अंदर इंक्लूड होता है स्टोर का किस तरीके का डिज़ाइन है, लेआउट है, एम्बियंस कैसी है, लाइटनिंग कैसी है वहाँ पे, एंड कलर, म्यूजिक, स्मेल, ओवरऑल जितना भी एटमॉस्फेयर है वो सब देखा जाता है। अब इंपॉर्टेंट्स की बात कर लेते हैं स्टोर इन्वायरमेंट की, जिसमें सबसे पहले आता है अट्रैक्ट कस्टमर, यानी किस तरीके से अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर को। एक प्लीजेंट स्टोर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, इंकरेज करता है कि वो बार बार स्टोर में एंटर हो। देन सेकंड यहाँ पे इनहेंस शॉपिंग एक्सपीरियंस, यानी कंफर्टेबल कितने हैं वो, वेल डिज़ाइन कितना है इन्वायरमेंट वहाँ का, इनहेंस करता है कस्टमर के कन्वीनियंस को और इन्जॉयमेंट को। देन थर्ड यहाँ पे इंक्रीजेस सेल, यानी गुड एम्बियंस जो है वो इंक्रीज करता है टाइम स्पेंड को स्टोर के अंदर और इंकरेज करता है इम्पल्स बाइंग को, हायर सेल्स को। एंड फोर्थ यहाँ पे बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी, यानी पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या करता है, क्रिएट करता है इमोशनल कनेक्शन कस्टमर्स के साथ कि ताकि वो बार बार स्टोर में वापस आए परचेस करने के लिए। देन फिफ्थ यहाँ पे क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यानी एक यूनिक स्टोर इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंशिएट करता है दूसरी कंपनी से, दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे खुद को। देन यहाँ पे है इम्प्रूव्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, यानी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्या है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को और इम्प्रूव करता है उनके परफॉर्मेंस को। देन सेवंथ यहाँ पे स्ट्रेंथन्स ब्रांड इमेज, यानी एक वेल मैनेज इन्वायरमेंट क्रिएट करता है एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज को और बिल्ड करता है ट्रस्ट कस्टमर्स के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग रिटेल लोकेशन डिसीजन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रिटेल लोकेशन डिसीजन को। लोकेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है रिटेलिंग का। एक गुड लोकेशन इंश्योर करती है वहाँ पे हाई विजिबिलिटी को, इजी एक्सेसिबिलिटी को एंड ज़्यादा कस्टमर्स को। लेकिन अगर लोकेशन ही ख़राब जगह होगी, पुअर होगी, तो ये रिड्यूस करता है ट्रैफिक को भी और प्रॉफिट को भी, कस्टमर ट्रैफिक को भी और प्रॉफिट को भी। अब बात करते हैं यहाँ से कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं लोकेशन डिसीजन को। रिटेल की है टारगेट मार्केट, यानी लोकेशन जो होनी चाहिए वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि वहाँ पे कस्टमर का ज़्यादा आना जाना हो। कंसाइडेड करें ऐसे डेमोग्राफिक जगह को, लेवल ऑफ इनकम को देखकर, लाइफस्टाइल एंड प्रेफरेंस को देखकर ही टारगेट करें मार्केट को। देन सेकंड है एक्सेसिबिलिटी, अपना स्टोर को ओपन करें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है एक्सेस कर पाएँ, अट्रैक्ट कर पाएँ ईजिली। इसमें इंक्लूड होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रोड्स हो, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा हो, पार्किंग हो, वॉकबिलिटी हो। देन थर्ड यहाँ पे विजिबिलिटी, हाई विजिबिलिटी लोकेशन पे अपने स्टोर को खोलें जो कि ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वॉक इन कस्टमर को। स्टोर को ईजी विजिबल होना चाहिए मेन रोड या फिर इंटरसेक्शन से। अब फोर्थ की बात करते हैं कंपटीशन, एनालाइज करें कॉम्पिटिटर्स को एरियाज़ के अंदर क्या, यानी चूज़ करें ऐसे लोकेशंस जहाँ पे कंपटीशन जो है वो कम हो और वहाँ पे अपने आप को आप डिफ्रेंशिएट भी कर सको। देन फिफ्थ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लोकेशन, यानी रेंट हो गया, टैक्स हो गया, यूटिलिटीज़ हो गई, मेंटेनेंस कॉस्ट, इफेक्ट प्रॉफिट्स हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, ये भी एक तरीके का इफेक्ट डालते हैं लोकेशन पर। तो बैलेंस करके रखना पड़ता है हाई ट्रैफिक और हाई कॉस्ट वाले एरिया को। सिक्स बात करते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई एंड लेबर, इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स को, स्किल लेबर को और सपोर्ट करता है सर्विस इन द एरिया। देन सेवंथ यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जोनिंग लॉज जो होते हैं, लाइसेंस हो गए, टैक्स पॉलिसीज़ हो गई, रेगुलेशन अफेक्ट क्या है, ये सब अफेक्ट करते हैं लोकेशन की चॉइस को। देन एट्थ यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, यानी लोकेशन को ऐसी जगह होना चाहिए कि उस स्कोप से होना चाहिए कि फ्यूचर में भी वहाँ पे एक्सपेंशन बढ़ेगा एंड डेवलपमेंट होगी। देन नाइन्थ यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एरिया जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो कस्टमर एम्प्लॉय के लिए क्या हो, सेफ हो, वहाँ लो क्राइम रेट हो, गुड इन्वायरमेंट हो, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो, वहाँ पे किसी तरीके का कोई क्राइम ना होता हो। देन फिफ्थ
लास्ट यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस। तो डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स क्या हैं, रिक्वायर होते हैं डिफरेंट लोकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मॉल हो गया वो फैशन के लिए, हाईवे है वो रेस्टोरेंट के लिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे 10 फैक्टर बताए हैं। आप एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरे 10 पॉइंट बताए हैं। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट 5 मर्चेंडाइज मैनेजमेंट। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मर्चेंडाइज मिक्स। मर्चेंडाइज मिक्स क्या होता है, एक्सप्लेन करें इसकी फैक्टर अफेक्टिंग वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं मर्चेंडाइज मिक्स डिसीजन को। तो मर्चेंडाइज मिक्स रेफर करता है ऐसे कॉम्बिनेशन को डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के और आइटम के जो कि रिटेलर एक सेल में वो यूज़ करता है। इसमें इंक्लूड होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन जो कि कैरी करते हैं, जो कि उसमें होते हैं, एंड वैरायटी होती है एक हर लाइन की एंड डेप्थ की, हर आइटम की डेप्थ की कि कितना वहाँ पे आइटम है। अब बात करते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ मर्चेंडाइज मिक्स। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, यानी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन कितनी कैरी कर रहा है। एग्जांपल एक सुपर मार्केट है जिसके अंदर बहुत सारी ग्रोसरी है, तो वहाँ पे पर्सनल केयर भी होगी, हाउस होल्ड आइटम्स भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल सुपर मार्केट है जहाँ पे ग्रोसरी भी आती है, पर्सनल केयर के भी सामान है, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, ये सब। तो यहाँ क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट है यहाँ पे बहुत सारे। देन दूसरा है लेंथ, टोटल आइटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स कितने हैं उस लाइन प्रोडक्ट लाइन के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ ब्रांड्स एंड वेरिएंट्स कितने हैं एक रिटेलर के पास। देन आता है फिर डेप्थ, यानी वैरायटी विद इन अ लाइन, नंबर ऑफ वैरायटी कितनी है, वेरिएंट्स कितने हैं, साइज, कलर, मॉडल्स इन प्रोडक्ट लाइन कितना है। फॉर एग्जांपल एक शर्ट लाइन है, इसमें डिफरेंट साइज है, कलर है एंड डिज़ाइन है। देन फिर आता है कंसिस्टेंसी, इसके अंदर किस तरीके से क्लोजली रिलेट करता है वेरियस प्रोडक्ट लाइन को एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल एक स्टोर है जहाँ पे शूज़ को बेचा जा रहा है, बेल्ट्स हैं, शूज़ केयर है, और वहाँ पे जो शूज़ केयर प्रोडक्ट है उनको भी हाईली कंसिस्टेंसी के साथ रखा जा रहा है। बात करते हैं वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं मर्चेंडाइज मिक्स डिसीजन को, जिसमें पहले आता है टारगेट मार्केट, यानी ये जो यहाँ पे नीड होती है, प्रेफरेंस होता है, एज होता है, इनकम, लाइफस्टाइल, बाइंग बिहेवियर, जो कि क्या करता है टारगेट कस्टमर को डिटरमाइन करता है मर्चेंडाइज मिक्स के लिए। अब बात करते हैं स्टोर टाइप एंड पोजीशनिंग, यानी जो टाइप ऑफ स्टोर है जैसे डिपार्टमेंटल हो गया, स्पेशलिटी वाला हो गया, डिस्काउंट वहाँ पे, कन्वीनियंस एक्सेट्रा, तो ये मार्केट की पोजिशनिंग को इन्फ्लुएंस करता है उसके मिक्स को, मर्चेंडाइज मिक्स को। अब यहाँ पे थर्ड है कॉम्पिटिशन। तो रिटेलर जो है वो एनालाइज करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स मर्चेंडाइज मिक्स किस तरीके से है, वहाँ पे ऑफर किया जा रहा है किस तरीके से, बेटर और यूनिक जो ऑफर है उनको मिक्स करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन हो सके। देन फोर्थ यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, यानी जो रिटेलर है वो सिलेक्ट करता है ऐसे प्रोडक्ट जो कि प्रोवाइड करता है उसे हाई मार्जिन लेके एंड बेटर टर्नओवर मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट को। अब बात करते हैं यहाँ पे सीजनल डिमांड होती है एंड फैशन ट्रेंड्स होते हैं, वो अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन को एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, कि अभी सीजनल डिमांड किस चीज़ की चल रही है एंड जो भी फैशन ट्रेंड्स हैं वो किस चीज़ के चल रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पॉइलर अवेलेबिलिटी की। तो अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड क्रेडिट टर्म्स जो है वो डिलीवर करते हैं परफॉर्मेंस को सप्लायर तक, जो कि अफेक्ट करता है प्रोडक्ट सिलेक्शन को। अब सेवंथ यहाँ पे स्टोर साइज एंड लोकेशन, जो साइज है स्टोर का, स्टोर कितना छोटा है कितना बड़ा है, लोकेशन पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ लाइन एंड वैरायटी को जो कि अफोर्ड किए जा सकते हैं। देन एट्थ है यहाँ पे कस्टमर सर्विस ऑब्जेक्टिव, यानी मर्चेंडाइज मिक्स क्या है उसको सपोर्ट करना चाहिए रिटेलर की सर्विस को, गोल्स को एंड वन स्टॉप शॉपिंग को, जो कि क्वालिटी, कन्वीनियंस, ये सब चीज़ें देती है। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिस्कस मर्चेंडाइज प्लानिंग प्रोसेस। मर्चेंडाइज प्लानिंग प्रोसेस क्या है, ये क्या है, एक प्रोसेस जिसमें सिलेक्ट करते हैं राइट मर्चेंडाइज को राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पर और राइट प्राइस पर और राइट सोर्स के लिए, ताकि कस्टमर की जो नीड्स हैं, जो भी उसकी नीड्स हैं उनको अचीव किया जा सके और जो भी बिजनेस गोल्स है वो अचीव कर सके रिटेलर। तो बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टेप है मर्चेंडाइज प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। जैसे पहला आता है एनालाइज ऑफ मार्केट एंड कस्टमर नीड, कि एनालाइज करना मार्केट को, स्टडी करना मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर की क्या नीड है, प्रेफरेंस है, एंड बाय करना उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ये आइडेंटिफाई करता है कि क्या हमें टारगेट पे रखना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट, और जो क्या हमें टारगेट पे कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनको टारगेट पे रखना चाहिए, जो कि कस्टमर की नीड्स को और उसकी रिक्वायरमेंट को दिखाता है। देन सेकंड है यहाँ पे सेट मर्चेंडाइज ऑब्जेक्टिव, यानी डिफाइन अपना जो क्लियर मर्चेंडाइज गोल रखे कि आपको सेल्स करनी है, प्रॉफिट कमाना है, मार्केट शेयर करने हैं आपको, कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो ये सब क्या करते हैं ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं। देन थर्ड यहाँ पे प्लान असॉर्टमेंट, यानी मर्चेंडाइज मिक्स, डिसीजन ले विड के साथ, लैंड डेप्थ और कंसिस्टेंसी ऑफ मिक्स के साथ। सिलेक्ट करें प्रोडक्ट लाइंस को, आइटम्स को, ब्रांड्स को एंड वेरिएंट को जो कि आपको कैरी करने हैं। देन फोर्थ आता है यहाँ पे सिलेक्ट सप्लायर्स, यानी आइडेंटिफाई करें, इवेलुएट करें कि जो सप्लायर है वो किस बेस्ड पर अपने सामान को दे रहे हैं, क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी, क्रेडिट टर्म्स एंड रिलायबिलिटी। बिल्ड करें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सिलेक्टेड जो भी आपके सप्लायर्स हैं उनके साथ। अब बात करते हैं परचेसिंग प्लानिंग की, तो डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे क्वांटिटी की कितना बाय करना है, टाइम ऑफ परचेस क्या होगा, डिलीवरी शेड्यूल क्या होगा, एंड यहाँ पे सप्लायर के साथ नेगोशिएट करें प्राइस को, यानी कम बढ़ती करें। मर्चेंडाइज रिसिप्ट एंड एलोकेशन, यानी रिसीव करें गुड्स को एंड इंस्पेक्ट करें क्वालिटी एंड क्वांटिटी को। एलोकेट करें कि मर्चेंडाइज को स्टोर डिपार्टमेंट को मतलब प्लान के अकॉर्डिंग जो है एलोकेट करें मर्चेंडाइज का जो भी यहाँ पे प्लान या यहाँ पे जो भी स्टोर या फिर डिपार्टमेंट है।
प्राइसिंग प्लानिंग, यानी यहाँ सिलेक्ट करें, यहाँ पे सेट करके रखें अपनी सेलिंग प्राइस को, कंसाइडरिंग कॉस्ट को, डिमांड को, कंपटीशन को, कस्टमर की वैल्यू। प्लान करें मार्क डाउन एंड डिस्काउंट को। देन 8th इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो मॉनिटर सेल्स क्या करता है, इन्वेंट्री सेल्स हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, और कंज्यूमर रिस्पॉन्स हो गया। तो ये कलेक्टिव एक्शन से क्या होता है, यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं प्लान हमारी नीड के अकॉर्डिंग। अब कौन कौन से यहाँ पे की एक्टिविटीज़ है मर्चेंडाइज प्लानिंग के अंदर, जिसमें सबसे पहले आता है सेल्स फोरकास्टिंग, देन दूसरा आता है बजटिंग, एंड फिर आता है इन्वेंट्री प्लानिंग, देन फिर है असॉर्टमेंट प्लानिंग, प्राइस प्लानिंग, प्रमोटिंग प्लानिंग। तो ये सब क्या है की एक्टिविटीज़ है मर्चेंडाइज प्लानिंग की। अब इंपॉर्टेंट्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है राइट प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। तो इंश्योर करता है राइट प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी राइट कस्टमर के लिए, हेल्प करता है मैक्सिमाइज करने में सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को, एंड रिड्यूस करता है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को और स्टॉक आउट्स को, एंड इंप्रूव करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी को, एंड इन्हेंस करता है किसको, एफिशिएंसी को बाइंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, एंड सपोर्ट करता है ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ को एंड कॉम्पिटिटिवनेस को। टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। तो एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन रिटेलिंग। रिटेलिंग का क्या, जो टेक्नोलॉजी है उसका रिटेलिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म किया है रिटेल इंडस्ट्री को, इंप्रूव करके ऑपरेशंस को, इन्हांस करके कस्टमर एक्सपीरियंस को, रिड्यूस करके कॉस्ट को, एंड क्रिएट करके न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को। अब वो कौन कौन से की एरियाज है जहाँ पे टेक्नोलॉजी इंपैक्ट करती है रिटेलिंग को, जिसमें पहला है प्रोवाइड कस्टमर एक्सपीरियंस। पर्सनलाइज्ड ऑफर एंड रिकमेंडेशन दिए जाते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड सीमलेस omni चैनल शॉपिंग एक्सपीरियंस बन गए हैं, एंड फास्ट यहाँ पे बिलिंग एंड इजी पेमेंट हो गई है। एंड सेकंड यहाँ पे इंक्रीज्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी ऑटोमेशन जो है इन्वेंट्री का एंड बिलिंग प्रोसेस का हो गया, यहाँ पे रियल टाइम डेटा हो गया बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड रिड्यूस करता है मैनुअल एरर एंड टाइम को। एंड थर्ड है यहाँ पे बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी यहाँ पे रियल टाइम ट्रैकिंग होती है स्टॉक की, डिमांड फोरकास्टिंग की, ऑटो रिप्लेनिशमेंट की। देन दूसरा है, थर्ड है यहाँ पे रिड्यूस करता है स्टॉक आउट को, ओवर स्टॉकिंग को। देन फोर्थ कॉस्ट रिडक्शन, यानी ऑटोमेशन क्या करता है, रिड्यूस करता है लेबर कॉस्ट को, एंड यानी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं। देन फिफ्थ यहाँ पे डेटा ड्राइवन डिसीजन, यानी यहाँ पे यूज होता है बिग डेट्स एंड एनालिटिक्स का, एंड यहाँ पे हेल्प की जाती है अंडरस्टैंड करने में कस्टमर के बिहेवियर एंड प्रेफरेंस को, एंड इंप्रूव करता है टारगेटिंग एंड प्लानिंग को। देन सिक्स की बात करें तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स एक्सपेंशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया न्यू रिटेल फॉर्मेट का एंड सर्विसेज का, एंड यहाँ पे ग्लोबल रीच हुई है एंड वाइडर कस्टमर बेस बना है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस एडवांटेज एंड चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन रिटेल स्टोर्स, यानी कौन कौन से एडवांटेज हैं, कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़े टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में रिटेल स्टोर्स के अंदर। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन क्या है, वो क्या करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स आता है रिटेलर के लिए, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो हम जिनको इफेक्टिवली मैनेज करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले हम इसके एडवांटेज को समझेंगे, फिर समझेंगे इसके चैलेंजेस को। तो इंप्रूव करता है ये एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को, इन्हेंस करता है कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन को, प्रोवाइड करता है एक्यूरेट डेटा बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड हेल्प करता है बेटर इन्वेंट्री के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, रिड्यूस करता है कॉस्ट को एंड इंक्रीज करता है प्रॉफिट को, एंड इनेबल करता है पर्सनलाइजेशन एंड टारगेट मार्केटिंग को। ये क्रिएट करता है सेल्स चैनल्स को, न्यू सेल्स चैनल्स, देन इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन को, एंड प्रोवाइड करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब बात करते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में, जिसमें सबसे पहले आता है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए जो हाईली यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट लगती है, वो सब, एंड यहाँ पे नीड होती है एक स्किल्ड एंड ट्रेन एम्प्लॉय की जो कि टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करना जानता हो, एंड रेसिस्टेंस टू चेंज फ्रॉम एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट्स, एंड यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है, डेटा प्राइवेसी कंसर्न होता है काफ़ी ज़्यादा, एंड इंटीग्रेशन विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम कैन बी कॉम्प्लेक्स, यानी जो भी सिस्टम अभी फिलहाल चल रहा है उसके साथ इंटीग्रेट करना कुछ ज़्यादा ही क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दैन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है बहुत जल्दी, मेंटेन करके रखना पड़ता है, अपग्रेड करके रखना पड़ता है, देन इसकी भी क्या लगती है, कॉस्ट लगती है। देन यहाँ पे है डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिस्क ऑफ सिस्टम फेलियर, यहाँ पे डिपेंडेंस हो जाती है टेक्नोलॉजी पे एंड सिस्टम फेलियर का यहाँ पे खतरा बढ़ जाता है। अनसर्टेन अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ये नहीं पता होता कि आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट पर। तो ये थर्ड क्वेश्चन पे जिसमें है आपका एक्सप्लेन ई रिटेलिंग एंड इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, यानी इसमें हमें बताना है ई रिटेलिंग क्या है और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो ई रिटेलिंग रेफर करता है ऐसे सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज को जिसमें कस्टमर क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू या फिर वेबसाइट, इंटरनेट से इसके थ्रू वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स हो गए, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस से जुड़ते हैं रिटेलर के साथ। ठीक है, व्हाट इज़ ई रिटेलिंग, सबसे पहले समझते हैं ई रिटेलिंग है क्या। तो ई रिटेलिंग इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग है, एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ऑनलाइन स्टोर्स, मोबाइल ऐप्स हो गए, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हो गए, सोशल कॉमर्स हो गए। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, पे कर सकते हैं ऑनलाइन और रिसीव कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को अपने घर पे। फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते हैं अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट, नायका, मिंत्रा, बिग बास्केट एंड ब्लिंकिट है, मीशो है, तो ये सब क्या है, ई रिटेलिंग ऐप्स हैं जो कि मदद करते हैं घर बैठे ही परचेस करने में। देन यहाँ पे टाइप्स की बात करें
तो इसमें सबसे पहले आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, यानी रिटेलर सेल करते हैं डायरेक्टली इंडिविजुअल कस्टमर को। दूसरा आता है बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B, इसमें बिजनेस सेल करता है प्रोडक्ट किसको, दूसरे बिजनेस को ऑनलाइन। देन थर्ड आते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C, यानी कंज्यूमर सेल करते हैं दूसरे कंज्यूमर को किसके थ्रू, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। देन लास्ट यहाँ पे सोशल कॉमर्स, यानी यहाँ पे बाय किया जाता है, सेल किया जाता है किसके थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। कौन कौन से यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है रिटेलिंग के, जिसमें सबसे पहले आता है रैपिड ग्रोथ। इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज इंटरनेट के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रही है। एंड स्मार्टफोन का यूसेज से क्या होता है, कंटिन्यू यहाँ पे ई रिटेलिंग की ग्रोथ होती रहती है। देन सेकंड यहाँ पे मोबाइल कॉमर्स, यानी यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग है वो क्या करते हैं, मोबाइल डिवाइस के थ्रू, ऐप से, मोबाइल वेबसाइट से की जा सकती है। थर्ड है यहाँ पे AI एंड पर्सनलाइजेशन, यानी AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, और जो बिग डेटा है वो हेल्प करते हैं पर्सनलाइज करने में शॉपिंग को, रिकमेंडेशन के लिए, बेटर कस्टमर सर्विस के लिए। एंड फोर्थ यहाँ पे फास्ट डिलीवरी, तो एडवांसमेंट जो हो गया लॉजिस्टिक्स में, ये क्या करती है, यहाँ पे एडवांस डिलीवरी होती है, जल्दी यहाँ पे डिलीवरी हो जाती है एफिशिएंटली तरीके से। एंड यहाँ पे फिफ्थ है ओमनी चैनल इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पे जो सीमलेस इंटीग्रेशन है ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स का, क्या प्रोवाइड करते हैं, एक बेटर कंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। देन यहाँ है सिक्स्थ सस्टेनेबिलिटी, यानी यहाँ पे इको फ्रेंडली पैकेजिंग होती है, ग्रीन लॉजिस्टिक होता है, ये सस्टेनेबल होता है, प्रैक्टिस होती है जो कि क्या कर रही है, शेप करी फ्यूचर ई रिटेलिंग के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन से की स्टैटिक्स हैं एंड ट्रेंड्स हैं इंडिया के अंदर। पहला है इंडियाज रिटेल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $160+ बिलियन बाय 2028। इंडिया की जो ई रिटेलिंग मार्केट है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2028 तक वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, $160 बिलियन तक। अब बात करते हैं दूसरा, ओवर 60% जो है वो ऑनलाइन शॉपर हैं, वो कौन होते हैं, 2 टायर होते हैं या फिर 3 टायर सिटीज़ के होते हैं। देन थर्ड है यहाँ पे डिजिटल पेमेंट हो रही है, UPI अडॉप्शन हो रही है, क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को। देन प्रोडक्ट कैटेगरी जैसे फैशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, ब्यूटी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 7th यूनिट है फ्रेंचाइजिंग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है इसके। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। फ्रेंचाइजिंग एक बिजनेस एग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो फ्रेंचाइजर यानी जो ओनर जो होता है ब्रांड का और बिजनेस सिस्टम का, वो ग्रांट करता है फ्रेंचाइज, यानी इंडिविजुअल और कंपनीज ऑपरेट करता है उनको बिजनेस को यूज़ करके फ्रेंचाइजर्स ब्रांड का नेम, प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क, सिस्टम, प्रोसेस और ऑनगोइंग सपोर्ट चलता है इन रिटर्न ऑफ फी एंड रॉयल्टीज़। यानी किसी भी बड़ी कंपनी या बड़ी ब्रांड का नाम लेके उसकी फ्रेंचाइजी खोलते हैं, देन उसको चलाते हैं, उसके बदले क्या देते हैं या फिर रॉयल्टीज़ देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंचाइजर क्या है, जो ओरिजिनल बिजनेस का ओनर होता है और ब्रांड का ओनर होता है, जो ग्रांट करता है फ्रेंचाइज। अब फ्रेंचाइजी क्या होता है, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि बाय करती हैं राइट ऑपरेट करने के लिए उनके बिजनेस को, उनके ब्रांड से, उनके लोगों से। देन थर्ड यहाँ पे फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, यानी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आउटलाइन करता है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है दोनों पार्टीज़ की। देन फोर्थ यहाँ पे कंसाइडरेशन, यानी इसमें इंक्लूड होते हैं कुछ इनिशियल फ्रेंचाइज फी, रॉयल्टी पेमेंट्स हो गए, मार्केट फी हो गई, एक्सेट्रा। देन यहाँ पे नेक्स्ट है सिस्टम एंड सपोर्ट, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ऑपरेशंस मैनुअल तरीके से चलते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, सप्लाई चेन बढ़ती है यहाँ से। देन टेरिटरी, यानी जो जियोग्राफिकल एरिया वेयर द फ्रेंचाइजी कैन ऑपरेट, एक एरिया को टारगेट किया जाता है, एक जियोग्राफिकल एरिया ढूंढा जाता है जहाँ पे इन फ्रेंचाइजीज़ को ऑपरेट किया जाता है। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो पहला इसका एडवांटेज, ये प्रूव करता है बिजनेस मॉडल को, रिड्यूस करता है रिस्क को, एंड इसमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन होता है जो कि अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। यहाँ पे लोअर स्टार्टअप रिस्क होता है फ्रेंचाइजीज़ का ड्यू टू ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। देन यहाँ पे एक्सेस जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है सिस्टम का, इस्टेब्लिश सिस्टम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं पहले से, एक ऐसी सिस्टम का जो पहले से ही इस्टेब्लिश हुआ है, मार्केटिंग हुई है, ऑपरेशनल टूल्स इसमें है। देन यहाँ पे फास्टर एक्सपेंशन होता है फ्रेंचाइजर्स का लोअर इन्वेस्टमेंट के साथ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है इन परचेसिंग, एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखा जाए, यहाँ पे परचेजिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ऑपरेशन किए जाते हैं। सपोर्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है चांस ऑफ सक्सेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजिंग, यहाँ पे हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, ऑनगोइंग फी होती है, यहाँ पे लिमिटेड इंडिपेंडेंस होती है और यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है जो भी फ्रेंचाइजर है उसके रूल्स को। रॉयल्टीज़ एंड जो फ़ी है वो रिड्यूस कर देती है कभी कभी प्रॉफिट मार्जिन को। इंडिपेंडेंस जो है यहाँ पे सारी फ्रेंचाइजर पे रहती है, उसकी रिपुटेशन उसके डिसीजन पे रहती है। रिस्क ऑफ कन्फ्लिक्ट और पुअर सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंचाइजर, तो इससे क्या होता है यहाँ पे लॉस भी हो सकता है कि यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं फ्रेंचाइजर के साथ, यहाँ पे उसका प्रॉपर तरीके से उसका जो है सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन टेरिटरी प्राइसिंग एंड सप्लायर्स, यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इस जोग्राफिकल एरिया में आपको नहीं खोलना, इस प्राइस से ज़्यादा या कम नहीं करना, कौन कौन से सप्लायर होंगे ये सब। देन लास्ट यहाँ पे डिफिकल्ट एंड कॉस्टली एग्जिस्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, यानी ये डिफिकल्ट होता है एंड कॉस्टली होता है क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं एंड कॉस्टली बना देते हैं।
सो अब बात करते हैं इस यूनिट के सेकंड क्वेश्चन की, वो है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कौन से हैं? तो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट बेस्ड करते हैं टाइप ऑफ राइट्स ग्रांटेड पर, बिजनेस फॉर्मेट पर, इन्वेस्टमेंट लेवल पर, रिलेशनशिप किसके बीच में, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में। तो टाइप्स की बात करते हैं जिसमें पहला आता है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज, यानी यहाँ पे फ्रेंचाइजर है वो ग्रांट करते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूट करने का स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अंडर द ब्रांड नेम। फ्रेंचाइजी जो है यानी जो जिसको फ्रेंचाइजर ग्रांट करता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो डायरेक्टली जो है कंज्यूमर के साथ डील नहीं कर सकते, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर होलसेल में हो। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जिसने ग्रांट किया अपने एक्सक्लूसिव राइट को डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करने के लिए उसके प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर रीजन में। अब बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज की। तो यहाँ पे एक कॉमन टाइप होता है फ्रेंचाइजर का जो ग्रांट करता है अपना राइट, जो ग्रांट करता है राइट्स ऑपरेट करने के लिए कंप्लीट बिजनेस सिस्टम यूज़ करके, उसकी ब्रांड ट्रेडमार्क और प्रोसेस का एंड सपोर्ट का यूज़ करके, उसकी ब्रांड मार्क, उसकी ब्रांड नेम का, ट्रेडमार्क का एंड प्रोसेस का एंड सपोर्ट के मदद से। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं प्रोडक्ट, सर्विस, सिस्टम एंड ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल जैसे मैकडोनल्ड हो गया, सबवे हो गया, डोमिनोज पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजीज, ये सब। अब बात करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज की। तो फ्रेंचाइजी जो है वो ऑथराइज करता है मैन्युफैक्चरिंग को, किसके मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स को यूज़ करके फ्रेंचाइजर का ट्रेडमार्क, प्रोसेसेस और जो भी फॉर्मूला होता है उन सबको। तो फ्रेंचाइजर जो प्रोवाइड करता है यहाँ पे टेक्निकल नो हाउ एंड सपोर्ट की किस तरीके से करना है और उससे सपोर्ट भी करता है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो क्या करते हैं राइट देती हैं प्रोड्यूस करने के मेडिसिन। अब फोर्थ यहाँ पे ट्रेड नेम फ्रेंचाइज, यानी जो फ्रेंचाइजर्स हैं वो अलाउ करते हैं यूज़ करने का अपना ट्रेड नेम इन आइडेंटिटीज़, बट जो फ्रेंचाइजी हैं वो इसको क्या कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। जो फ्रेंचाइजर्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं लिमिटेड और कभी कभी नो ऑपरेशनल सपोर्ट उनकी तरफ से होता है कि उनको कोई सपोर्ट, जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको कोई भी जो सपोर्ट नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल एसोसिएटिंग विद वेल नोन ब्रांड नेम और क्रेडिबिलिटी विदाउट फुल बिजनेस सिस्टम, यानी एक ऐसी वेल नोन ब्रांड के साथ यहाँ पे फ्रेंचाइजी बनाई जा रही है जिसका कोई भी बिजनेस सिस्टम जो कि फुल तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा। देन यहाँ पे है ट्रेड नेम। सो फ्रेंचाइजर जो है अलाउ करता है यूज़ करने का ट्रेड नेम एंड आइडेंटिटी, बट जो फ्रेंचाइजीज है वो इसको इंडिपेंडेंटली ही यूज़ करती हैं, ऑपरेट कर सकती हैं, यानी पूरी तरीके से वो किस पे डिपेंड रहते हैं, फ्रेंचाइजर पे ही डिपेंड रहते हैं। देन फिफ्थ की बात करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट फ्रेंचाइज है वो पे करता है फी फ्रेंचाइजर को मैनेज एंड ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को अपने बिहाफ पर, एंड फ्रेंचाइजी है वो यूजुअली प्रोवाइड करता है कैपिटल एंड बियर वो कॉस्ट जिसकी कॉस्ट पे उसने उसकी ट्रेडमार्क, उसकी ब्रांड को लिया होता है। फॉर एग्जांपल होटल चेन मैनेजिंग, इसमें क्या होता है जो होटल्स होते हैं वो ओन किए जाते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के थ्रू। अब बात करते हैं मास्टर फ्रेंचाइज की। तो फ्रेंचाइजर्स जो है वो ग्रांट करते हैं एक्सक्लूसिव राइट मास्टर फ्रेंचाइजी को, जो कि डेवलप करते हैं ग्रांट्स ऑफ फ्रेंचाइजीज स्पेसिफिक रीजन या फिर कंट्री में। मास्टर फ्रेंचाइजीज एक्ट करते हैं ऐसे सब फ्रेंचाइजर, यानी फ्रेंचाइजर के जस्ट नीचे, जैसे प्रिंसिपल होता है उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होता है, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है जिसने ग्रांट किया है राइट एक कंपनी को कि वो एक्सपैंड कर सकती है इसकी फ्रेंचाइजीज को, बिजनेस को अक्रॉस द कंट्री। अब बात करते हैं इसकी कंपैरिजन की, तो आप ये खुद पढ़ सकते हैं। तो इसका कंपैरिजन है यहाँ पे, ये बहुत इजी है, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर जब आपको पीडीएफ एक्सेस हो जाएगा तो आप इसको तब पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने सारी टाइप्स ऑफ मैंने यहाँ पे टाइप्स बता दी हैं फ्रेंचाइजीज के, आप चाहे तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। यूनिट 8 ये लास्ट यूनिट बची हमारी करंट ट्रेंड्स। तो आई होप कि आपने वीडियो को बिना स्किप किए अब तक देखा होगा। बेटा ये सारे ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अलग से सिलेक्ट करके निकाला है, एंड इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे जो कंसेप्ट है वो सब आपको क्लियर हो जाए, और पेपर जब आप कर कराओ तो उसको बिल्कुल ना खाली छोड़ कर आओ, हर क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो। तो इसलिए वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखें। तो फर्स्ट यूनिट 8 करंट ट्रेंड्स का डिस्कस ग्लोबल ट्रेंड इन रिटेलिंग। तो रिटेल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रही है। इसे चेंज करते कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और सस्टेनेबल कंसर्न की वजह से ये जो न्यू ट्रेंड है ये सब रिटेलिंग में आ रहे हैं। अब कौन कौन से मेजर ग्लोबल ट्रेंड्स हैं जो कि रिटेलिंग में आए हैं, जिसमें सबसे पहला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल तो ये ई कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स की ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक तरीके का मेजर ग्लोबल ट्रेंड चला है रिटेलिंग के अंदर। यहाँ पे यूज़ ऑफ AI हो गया, AR हो गया, VR हो गया, चैट बॉट्स हो गए, ये सब जो इन्हांस करते हैं कस्टमर के एक्सपीरियंस को, और जो ओमनी चैनल इंटीग्रेशन है ये सब चीज़ें। देन दूसरा है ओमनी चैनल रिटेलिंग, यानी सीमलेस एक्सपीरियंस हो गया है अक्रॉस ऑनलाइन, ऑफलाइन, मोबाइल चैनल्स, इनसे जो भी रिटेलर है उनका। तो ये क्लिक एंड कलेक्ट, बाय ऑनलाइन, पिकअप इन स्टोर, ये क्या हो गया यहाँ पे अब कि आपको जो भी चाहिए उसको क्लिक करो, कलेक्ट करो, देन बाय कर लो ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन ही आप उसकी पेमेंट कर दो या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी कर लो, और जो भी सामान है आपके घर तक पहुँच जाएगा। देन थर्ड यहाँ पे पर्सनलाइजेशन, यानी यूज़ हो गया डेटा, यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है डेटा एनालिटिक्स का अंडरस्टैंड करने के लिए कि कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है, पर्सनलाइज किए जाते हैं ऑफर्स को, प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन को एंड प्रमोशंस को। यहाँ पे ये इन्हांस करता है कस्टमर की लॉयल्टी को एंड सेटिस्फैक्शन को। देन फोर्थ यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग हो रही है, एथिकल सोर्स एंड फेयर ट्रेड चल रहे हैं, एंड रिटेल जो है वो फोकस कर रहा है रिड्यूस करने पे कार्बन फुटप्रिंट को, वेस्टेज को।
अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच की। तो मोबाइल ऐप्स जो है शॉपिंग्स के, पेमेंट्स के, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के, ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड लेकर आ रहे हैं रिटेलिंग के अंदर। देन ईजी रिटर्न्स हो जाता है यहाँ पे, कस्टमर सर्विस जो है मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में ही उनको मिल रही है। देन सिक्स यहाँ पे एक्सपीरियंस रिटेलिंग, जो रिटेलर्स हम फोकस करते हैं क्रिएट करने पे यूनिक स्टोर एक्सपीरियंस को, जो कि जिसमें वो यूज़ करते हैं एक्सपीरियंस सेंटर्स को, न कि सेल्स आउटलेट्स को। सेवन्थ यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस फोकस, यहाँ पे राइज हो रहा है डिमांड फॉर हेल्थी, ऑर्गेनिक और वेलनेस प्रोडक्ट्स का यहाँ पे ज़्यादा क्या हो रहा है, डिमांड चल रही है यहाँ पे, कि उनको जो भी सामान मिले वो क्या हो, ऑर्गेनिक हो, हेल्थी हो और वेलनेस वाला प्रोडक्ट हो। रिटेलर क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं हेल्थ को और वेलनेस कैटेगरीज को। देन एट्थ यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिटेल, यानी इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो रहा है रिटेल जाइंट्स का एंड अक्रॉस बॉर्डर। और देश के बाहर की बात करें तो यहाँ पे भी ई कॉमर्स जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इम्पैक्ट की बात करते हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो इससे क्या इन्हांस हो रहा है कस्टमर एक्सपीरियंस और लॉयल्टी एंड इंक्रीज हो रही है एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग एंड न्यू बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, रिवेन्यू स्ट्रीम्स हो रही हैं एंड यहाँ पे ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन का जो है एक ट्रेंड सा चल गया है। एक्सप्लेन रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया रिटेल सेक्टर, इंडिया यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है इंडियन रिटेल स्टोर एक्सप्लेन करना है। तो इंडियन रिटेल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के जो कि रिसेंट ईयर में हुए हैं, कुछ पॉलिसीज रिफॉर्म की वजह से, चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर की वजह से एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। अब ये समझते हैं रीसेंट डेवलपमेंट जो है इंडियन सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ों से हुए हैं। इसमें सबसे पहला है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल्स, यानी इंक्रीज हुआ है यहाँ पे शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल का टोटल रिटेल मार्केट में, एक्सपेंशन हुआ है मॉडर्न ट्रेड का फॉर्मेट्स का, जैसे सुपर मार्केट्स हो गई, हाइपर मार्केट्स हो गई, स्पेशलिटी स्टोर्स हो गए। देन ई कॉमर्स एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, रैपिड ग्रोथ हुई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, रिटेल प्लेटफॉर्म्स की, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और लास्ट माइल डिलीवरी करती है, लास्ट माइल डिलीवरी होती है। देन थर्ड यहाँ पे एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म, यानी 100% एफडीआई अलाउ जो है सिंगल ब्रांड रिटेल पे किया गया है, 51% जो है मल्टी ब्रांड रिटेल के पे किया गया है कंडीशंस के साथ एंड बूस्ट किया गया है इन्वेस्टमेंट को ग्लोबल रिटेल एंट्री के लिए। देन यहाँ पे डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाली ब्रांड है उसको रिड्यूस किया गया है। लॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पे जो है फैशन, ब्यूटी पे एंड होम प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों पे आई है। फिफ्थ यहाँ पे ओमनी चैनल अडॉप्शन, यानी रिटेल जो है इंटीग्रेशन हुआ है यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स का, सर्विसेज जैसे क्लिक एंड कलेक्ट वाली, इजी रिटर्न वाली, यूनिफाइड लॉयल्टी प्रोग्राम्स की। तो ये क्या कर रही है, रीसेंट डेवलपमेंट का रीजन है, वो फैक्टर्स हैं। देन सिक्स फैक्टर है यहाँ पे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, यानी यहाँ पे AI, डेटा एनालिटिक्स, ERP और जो क्लाउड सिस्टम है उनका यूज़ करके रिसर्च करा जाता है, एनालाइज किया जाता है कि अब यहाँ पे मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, कितना लोगों का प्रेफरेंस है, क्या नहीं है। तो ऑटोमेशन हो रही है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एंड कस्टमर सर्विस में। देन सेवंथ यहाँ पे पेमेंट डिजिटलाइजेशन, यानी ग्रोथ हो रही है UPI, मोबाइल वॉलेट्स की, डिजिटल पेमेंट्स की, इंकरेज कर रहा है कैशलेस ट्रांजैक्शन को और फाइनेंशियल इंक्लूजन को। देन एट्थ यहाँ पे रूरल रिटेल ग्रोथ, यानी राइज हो रहे हैं यहाँ पे इनकम एंड अवेयरनेस रूरल एरियाज में एंड रिटेलर्स ज़्यादा है वो फोकस करते हैं 2 टायर और 3 टायर एंड रूरल मार्केट्स पर। तो नाइन्थ की बात करें, फोकस ऑन प्राइवेट लेबल्स, यानी जो रिटेलर है वो लॉन्च कर रहे हैं अपने प्राइवेट लेबल्स, ऑफर कर रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स कॉम्पिटेटिव प्राइस के साथ एंड यहाँ पे हाई मार्जिन है कस्टमर लॉयल्टी के साथ। टेंथ यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एंड CSR, यानी यहाँ पे जो ग्रोइंग है वो फोकस की जा रही है सस्टेनेबल सोर्सिंग पे और इको फ्रेंडली पैकेजिंग पे। CSR क्या है, इनिशिएटिव्स जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के लिए किए जा रहे हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इस ग्रोथ को लेकर आए हैं, इसमें सबसे पहला है राइजिंग मिडिल क्लास एंड डिस्पोजल इनकम। यहाँ पे जो मिडिल क्लास है, जो डिस्पोजल इनकम है वो जो बढ़ती जा रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इंटरनेट और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इंटरनेट और स्मार्टफोन का एंड यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, चेंजिंग हो रही है लाइफस्टाइल, इस वजह से भी ये क्या है, एक फैक्टर है। एंड सपोर्टिव गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज रिफॉर्म्स हो रही हैं एंड यंग पॉपुलेशन जो है चेंज कर रही है प्रेफरेंस, और जो चेंजिंग प्रेफरेंस है उसकी वजह से। सो आउटलुक की बात करें तो इंडियन रिटेल सेक्टर है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे सेट हो चुका है विद इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, और जो कि फोकस करता है कस्टमर के एक्सपीरियंस और सस्टेनेबिलिटी पे। तो ये था आपका ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 1 शॉर्ट वीडियो। सो आई होप कि सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो सब्सक्राइब कर दें एंड मेरे जो टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का उसको पूरा करवा दें जल्दी से। आई होप स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।